NCERT ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ क्यों मिटा रहे ने वो पाठ पुस्तकों च। सो उसको तो हटा दिया। NCERT एक क्लेम कर दिया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कहने तो असी हटा रहे हैं। हाँ, कि क्या हम एक ऐसा जनरेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आने वाले 20 सालों में अगर ये किताबों में नहीं दर्ज होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इनको जानेंगे कैसे कि खालिस्तान का एक डिमांड हुआ था, उस पर एक मूवमेंट हुआ कि आपने जहालत को कुछ इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है कि जैसे मैंने कहा भेड़ बकरियों की फ़ौज आप तैयार कर रहे हैं, जो है दुनिया में जब बाहर निकल के आएंगे तो उनको कुछ नहीं मालूम होगा। एक रिलीजियस मेजॉरिटी का इम्प्रिंट हर चीज़ में हो, माइनॉरिटी पॉपुलेशंस जो है मेजॉरिटी के चैरिटी पे रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ के साथ नहीं। इसीलिए आपने देखा नया पार्लियामेंट बना जिसमें एक राजा महाराजा की तरह जो उसका राज्य अभिषेक हुआ। उद्घाटन के उत्ते सारे ही हो मेरा ख्याल है कोई साधु खड़े ने, कई बहुत से साधु साउथ से वो लेके आए थे, एक कोई राजदंड भी लेके आए थे सेंगोल कह के। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि आप एक जदीद तारीख बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ का ज़्यादा हिस्सा नहीं रहेगा। The Harjinder Thin Show। प्रोग्राम के अगले हिस्से के जिहड़ा सैगमेंट है ये बड़ा महत्वपूर्ण इस करके है क्योंकि हिस्टरी तब्दील की जा रही है। भारत की सरकार वालों जिहड़ियां कई इहो जिहियां तब्दीलियां कर दित्तियां गईयां ने जिहड़ियां आउण वालियां जनरेशनस नूं उक्का ये पता नहीं लगन देणगियां कि किहड़ियां लहरां चलियां सन, पुरानी हिस्टरी की सी, मुगल राज की सी, डार्विन दी थ्योरी की सी। हुण ये सारा कुछ क्यों अरेज किया जा रहा है और वो अचीव की करना चाहुंदे ने, इस दे संबंध विच अज गलबात चलेगी क्योंकि NCERT जिहड़ी उन्हां ने 12ਵੀਂ जमात दे पाठ पुस्तकां दे विचों मुकम्मल तौर ते खालिस्तान, इंडिपेंडेंट सिख स्टेट या अनंदपुर साहब का मता या इस तरह ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ख़त्म कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੇ ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚੋਂ ਅਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਨੀ ਮੁਗਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आपका बहुत शुक्रिया थिन साहब। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ क्यों मिटा रहे ने वो पाठ पुस्तकों च। जी, ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग था जब ये पहली बार ये न्यूज़ आई मेरे सामने, तो मुझे लगा कि ये मसला क्या है। ये कहा गया है कि जो रिपोर्ट्स आया, मैं NCERT के वेबसाइट पे जाके भी मैंने वो सिलेबस देखा, इसमें उन लोगों ने एक क्लैरिफिकेशन करके एक नया उसमें एक टैब लगाया हुआ है जिसमें ये एक पैराग्राफ लिखा गया है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि स्टेक होल्डर्स की तरफ से जो है ये डिमांड आई थी। अब वो स्टेक होल्डर्स कौन थे डिटेल में कुछ नहीं लिखा गया है, सिर्फ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से ये कहा गया था कि उन्होंने एतराज़ जाहिर किया था कि उसमें एक लाइन लिखा हुआ था कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में एक फेडरेशन की बात तो हुई थी कि ज़्यादा फेडरेशन जो है, फेडरेटिव पावर्स जो है एक फेडरल स्ट्रक्चर में वो ज़्यादा कंसोलिडेट किया जाए, उसकी मांग तो थी। उस पर एक लाइन लिखा गया था कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि एक अलग से सिखों के लिए एक सिख नेशन का इंतखाब किया गया, उसका एक तस्वुर किया गया है। ये लाइन जो है SGPC की तरफ से कहा गया है कि इसको हटाया जाए, कि आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं था। हम तो लूज फेडरेशन की मांग कर रहे थे,
लेकिन हमने अलग से जो है सिख नेशन हमने नहीं मांगा था, उसको तो हटा दिया। NCERT एक क्लेम कर दिया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कहने तो ਅਸੀਂ हटा रहे हैं। हाँ, तो उन लोगों ने बोला कि हमने एक एक्सपर्ट कमेटी को ये पेश किया, उन लोगों ने ये समझा कि इसको हटा देना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अब ये नहीं पता है कि ये भी SGPC ने कहा था या नहीं, लेकिन उसके अगले पैराग्राफ में एक और लाइन था जिसमें ये कहा गया था कि कुछ जो है लोगों ने, कुछ फैक्शंस ने एक सेपरेट स्टेट खालिस्तान की भी मांग की थी। ये लाइन हटा दिया गया है। अब जब SGPC से पूछा गया तो उन लोगों ने कहा कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है अपना जवाब देंगे। तो अभी तक ये नहीं मालूम क्या ये भी SGPC ने मांग की थी। लेकिन इससे, जैसे आपने कहा, इससे ये ज़रूर जाहिर हो रहा है कि हिस्ट्री को बदलने की, इरेज करने की ये एक कोशिश हो रही है। ये हमने मुग़ल हिस्ट्री में भी देखा है, बाकी इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में भी देखा है। डेमोक्रेसी क्या है और इंडिपेंडेंट इंडिया में डेमोक्रेसी के लिए चैलेंजेस क्या रहे हैं, ये भी हटा दिए गए हैं। कि क्या ये सवाल अब पैदा होता है कि क्या हम एक ऐसा जनरेशन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि आने वाले 20 सालों में अगर ये किताबों में नहीं दर्ज होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इनको जानेंगे कैसे कि खालिस्तान का एक डिमांड हुआ था, उस पर एक मूवमेंट हुआ, उसके रिस्पॉन्स में इंडियन स्टेट ने क्या कुछ किया। तो ये सारी चीज़ें एक आम हिंदुस्तानी को ये जानना चाहिए कि अब उसके देश में क्या हुआ है, कहाँ से चल के हम कहाँ तक पहुँचे हैं। ये लंबा सफ़र जो हम लोगों ने तय किया, ये नहीं मालूम होगा तो फिर आप आगे एक भेड़ बकरियों की फौज आप तैयार करेंगे जिसको नहीं मालूम होगा अपने देश के बारे में या अपनी तारीख के बारे में। तो और पॉलिटिकल ग्रुप्स के लिए फिर बड़ा आसान हो जाता है कि अगर लोग पढ़ेंगे ही नहीं तो अपने मन से जो वो कहानियाँ बताएंगे फिर लोग उसी पे यकीन करेंगे। पर ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਨੇ ਕਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਰਵਨ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਅਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਚੋਂ ਜੀ डार्विन ਦਾ ਜਿਹੜਾ टोटल प्रिंसिपल थोड़ी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें साइंटिस्ट ने तो अपोज किया है, उन लोगों ने कहा है कि थियोरी ऑफ एवोल्यूशन को लाइए, क्योंकि ये साइंटिफिक जो एक उसका भी एक एवोल्यूशनरी जर्नी होता है ना, कि कैसे साइंस का डिसिप्लिन बना है, कौन से वो पुराने थियरीज थे, नए थियरीज आने के बाद क्या क्या नई मालूमात हासिल हुई इंसान को। तो ये अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अच्छा, अब कुछ गवर्नमेंट बीजेपी के मिनिस्टर्स ने बड़े वाहियात स्टेटमेंट्स दिए थे थियोरी ऑफ एवोल्यूशन को लेकर के कि क्या किसी ने देखा है बंदर को इंसान बनते हुए। तो एक बड़ा सिंपलिस्टिक आइडिया है कि थियोरी ऑफ एवोल्यूशन में ये लिखा है कि इंसान बंदरों से आया है, जबकि ये हकीकत बिल्कुल नहीं है। डार्विन की थियोरी में ये कतई नहीं कहा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है जैसे एक मिथ मेकिंग, मिथ हिस्ट्री एक प्रॉपर टर्म है कि माइथोलॉजी को ही आपकी हिस्ट्री बना करके उसको आपको पेश किया जाता है। और ठिन साहब, इसमें ख़तरा ये रहता है कि जो जहन, जो दिमाग जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगा वो एक डॉगमा में वो फंसा रहेगा, तकलीद की जंजीर में वो फंसा रहेगा। जहाँ तकलीद है वहाँ तहकीक की कुव्वत तो पैदा ही नहीं हो सकती, कोई नई मालूमात नहीं होगी, कोई क्यूरियोसिटी नहीं होगी। इंसान एक दूसरे के बीच में जो है लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, और जो सियासतदान है, जो इक़्तिदार में है, वो अपना जो है वो चलाते रहेंगे, वो काबिज़ हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो ये कहा जा रहा है, ये एक शक जाहिर किया है लोगों ने कि खालिस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन तो पहले से भी था, उसमें एतराज़ जताने वाली क्या बात थी। चलिए हम मान सकते हैं कि आनंदपुर रेजोल्यूशन में वो चाहते थे कि थोड़ा सा जो है इसमें मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, लेकिन जो अगला हिस्सा था वही हटा दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि हिस्ट्री को बदल के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता है। पर ये मूवमेंट या इस मूवमेंट ਦੀਆਂ ਰਿਪਰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੱਕ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਟੈਂਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੈਕਫਾਇਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ
ਕਿ ਉਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਟਰੈਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹ ਟੰਟਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ दरअसल। बिल्कुल सही बात है कि अब अगर हम मजाक के तौर पे बोले कि किसी के कपड़े छिन गए और आपने जो है आंखें बंद कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ने आपको नहीं देखा है, आप जो है उस हकीकत से आप जो है हट गए हैं। तो ये एक, हालांकि मजाक में मैंने कही है ये बात, लेकिन दरअसल इसके रिपरकशंस बिल्कुल ऐसे ही होने वाले हैं कि पूरी दुनिया भर में तो तारीख नहीं बदलने वाली है। हिंदुस्तान के बारे में इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ में साउथ एशियन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स है, इतना ज़्यादा रिसर्च होता है इंडिया के बारे में, इंडिया से बाहर। तो आप ये सारी चीज़ें जो आप हटा देंगे तो यहाँ से बच्चे जो, मतलब इंडिया से जो बच्चे पढ़ के आएंगे, ब्रिटेन अमेरिका जाएंगे, कनाडा आएंगे, उसके बाद जो है जो शर्मिंदगी उनको महसूस होगी, लोग उन पे हंसेंगे कि आपने जहालत को कुछ इस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है कि जैसे मैंने कहा, भेड़ बकरियों की फौज आप तैयार कर रहे हैं, जो है दुनिया में जब बाहर निकल के आएंगे तो उनको कुछ नहीं मालूम होगा। तो ये दरअसल एक बहुत ख़तरनाक बात है कि आने वाली नस्लों के लिए जो है आप बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात आप पैदा कर रहे हैं इंडिया में। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰਿਸਰਚਰ ਹੋ, UBC 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਗੇ जी, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। देखिए अब स्कॉलर्स में भी UGC ने, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी की थी कुछ टाइम पहले कि कुछ टॉपिक्स पे ही PhDs आप कर सकते हैं अगर इंडिया में आप हैं तो, स्कॉलरशिप्स के साथ। अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है कि गवर्नमेंट ये तय करना चाह रही है इंडिया की कि स्कॉलर्स जो हैं, कम से कम इंडिया में जो पढ़ रहे हैं, वो कौन से टॉपिक्स पे PhD अपना रिसर्च करेंगे, वो भी गवर्नमेंट तय करना चाहती है। कि बहुत सारी चीज़ें जो कंटेंशियस हो सकती हैं वहाँ पे नज़र जाए ना, लेकिन जो बाहर जो रिसर्च कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, वहाँ पे तो उनकी बंदिशें नहीं है। जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा में आके बैठा हुआ है वो अपना रिसर्च करता ही रहेगा। लेकिन जो नेशनली जो है पर्सपेक्टिव, उसमें ये होता है कि जैसे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मालूम होगा, क्योंकि टारगेट तो बच्चों को किया जा रहा है ना, अभी 9, 10, 11, 12 में जो बच्चे हैं, जो एक बड़े फॉर्मेटिव ईयर्स माने जाते हैं कि इसी में जो है आपकी थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं। अब आयरनी यहाँ पे ये भी है कि जैसे आपने कहा कि जो ये रैशनलाइजेशन का एक टर्म दिया गया है कि ये रैशनलाइज किया जा रहा है सिलेबस को, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे बच्चे पीछे रह गए, पूरा कोर्स पढ़ाना इतना आसान नहीं था, इसीलिए उनका लोड कम कर दिया जाए। अब लोड कम करने की बात हो रही है जब पैंडेमिक का जो है वो सारे रेस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गए हैं। जी जी। अब क्लास 9 सिलेबस बायोलॉजी से जो उन लोगों ने एक चैप्टर हटा दिया है कि वाई डू वी फॉल इल करके, कि हमें बीमारियां क्या होती हैं, क्यों होती हैं, कोविड-19 का हवाला दिया गया था कि हमने इसको रैशनलाइज किया है। उस चैप्टर में कोविड-19 कैसे होता है वो लिखा गया था, वो ही हटा दिया गया है। तो बिल्कुल बिना सोचे समझे ये किया गया काम है। एक जैसे आइडियोलॉजिकल एक थिंकिंग होती है और दूसरा होता है कि एक प्रैक्टिकल थिंकिंग, कि कुछ चीज़ें आप आइडियोलॉजिकली आप चाहते हैं कि ना बताई जाए या ना हो, या कुछ अलग तरीके से पढ़ाई जाए। कुछ होता है कि प्रैक्टिकल रीजंस है कि अगर आप ये नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे जो है उनका एक जो है एक बहुत बड़ा उनका अंडरस्टैंडिंग का डायमेंशन वो नहीं उनको मिलेगा। यहाँ पे आइडियोलॉजिकल थिंकिंग ने प्रैक्टिकल थिंकिंग को काबू कर लिया है कि यहाँ वो चाहते हैं कि अच्छा बंदरों से इंसान कैसे आया, ये आपके स्क्रिप्चर्स के मुताबिक अगर आप देखें तो फिर ये बड़ा टबू सब्जेक्ट है, तो आप उस पे नहीं जाना चाहते। चलिए हमने मान लिया, लेकिन दुनिया भर में थियोरी ऑफ एवोल्यूशन में डार्विनिज्म पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। वो अगर आप हटा देंगे, आपके मुल्क में आपने फार्मर्स एजिटेशन हुआ तो जितने गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स थे या उनके जो हिमायती थे उसने सबको खालिस्तानी कह दिया, ये जो किसान थे। अब आप टेक्स्ट बुक से हटा रहे हैं, बच्चों को नहीं मालूम होगा कि वो क्या था, क्यों हुआ था, और इसके रिपरकशंस क्या हो रहे हैं, इंटरनेशनली ये कितना फैला हुआ है। ये सारी चीज़ें अगर नहीं बताएंगे तो आपका इन्फॉर्मेशन तो कभी मतलब फुल एक स्पेक्ट्रम आपको नहीं मिलेगा कभी भी। ਹੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਡਾਰਵਿਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀ ਥਿਊਰੀ ਆ,
ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰਵਨ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਆਰਗਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਥਲੀਟਸ ਬਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਰਜਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਆਰਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਬਦ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। जी वो भी ਉਹ हटा ਕੀ दिया। ਸਿਲਸਿਲਾ? वो भी सेम चीज कही गई है कि ये रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज है। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਕੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ। हाँ, पीरियोडिक टेबल जैसे आप केमिस्ट्री में वो बहुत बेसिक सा होता है कि हमने भी जैसे कि 8th या 9th में मैंने पढ़ा था, मुझे याद है कि सारे एलिमेंट्स क्या है, मेंडेलीव ने बनाया था ये पीरियोडिक टेबल, रशियन साइंटिस्ट थे। तो उसमें सारे जो एलिमेंट्स है, केमिकल एलिमेंट्स है, उनके नंबर्स क्या हैं, एटॉमिक नंबर्स और वगैरह वगैरह, वो सब कुछ एक टेबल में होता है। वो हम ज़बानी याद करते थे एक ज़माने में। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए जो है वो आसान रहता था। H2O हाँ वाटर आ, बिल्कुल, H2O, फिर जो पोटेशियम है वो वगैरह वगैरह सारी चीजें। पोटेशियम आयोडाइड KI, हाँ। NO2। बिल्कुल, हैलोजेंस है उसमें एक सेक्शन, इनर्ट गैसेस हैं वगैरह वगैरह, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये 11th के टेक्स्ट बुक में अभी भी है, लेकिन 10th के टेक्स्ट बुक से उन लोगों ने हटा दिया है। अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये बनता है कि चलिए आपने रख दिया 11th में, कुछ बच्चे जो हैं जाके वो पढ़ लेंगे। पुराना जो सिस्टम था अभी भी शायद वो कायम है, इसलिए मैं बहुत यकीन के साथ तुम्हें ये कह नहीं सकता, लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था कि 10th के बाद आप या तो कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस स्ट्रीम में जाते थे। तो जो आपने पढ़ाई करनी थी साइंस की, जो लोग आर्ट्स या कॉमर्स में जाएंगे उनको 10th में ही वो आखिर में वो ख़त्म होता था। बिल्कुल। अब अगर वैसा सिस्टम कहीं पे है, अगर सीबीएसई का एग्जैक्ट सिस्टम अभी रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर पुराने जो सिस्टम के मुताबिक जिसको आगे 11th में साइंस नहीं लेना है वो तो पीरियोडिक टेबल वो जान नहीं पाएगा कभी। ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਸਟੇਟਸ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ हाँ ਕਰਕੇ बिल्कुल ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਸ ਜਾਣਾ, ਸਾਇੰਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। बिल्कुल। ਪਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। हाँ जी हाँ जी। तो अगर आप जैसे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स तो बहुत से स्टेट बोर्ड्स में भी चलती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई में ही जा रहा है, बहुत से स्टेट बोर्ड, यूपी स्टेट बोर्ड में वहाँ पे चलता है। और वहाँ अगर 10th के बाद बच्चे ने नहीं पढ़ा साइंस तो वो पीरियोडिक टेबल की मालूमात से तो वो महरूम रह गया, उसको नहीं मालूम पड़ेगा कभी। खुद से कौन जाके फिर बाद में पढ़ेगा पीरियोडिक टेबल निकाल के। वो कुछ चीज़ें होती है जो स्कूल में आपको एज अ डिसिप्लिन के तौर पे आपको सिखाया जाता है, वो चीज़ें बाद में आपको काम आती हैं, आपको याद रहती हैं बहुत सारी चीज़ें। वो अगर हटा दिया जाएगा, वो बेस ही अगर नहीं रहेगा, तो फिर जैसे मैंने कहा कि जिस इंसान को नहीं मालूम है, अब जो ऑब्जेक्टिव जो हमें साफ दिखाई दे रहा है, इस पे डिबेट हो सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पे कुछ चीज़ों को ऐसा कहा गया है कि ये आपकी अपनी चीज़ें हैं। हिस्ट्री में अगर जब मुगल्स या मुसलमानों या फिर अब खालिस्तान पे भी बात आ गई है कि ये कंटेंशियस इश्यूज इनको अवॉइड करना है, मुसलमानों की हिस्ट्री हटाना है, क्योंकि आपको चाहिए कि एक नया आप एक हिस्ट्री आप तैयार करें, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री, जिसमें अब ये पॉसिबल है। अगर आप 20 सालों तक अगर आप पावर में रहेंगे और अगर आपने सारे टेक्स्ट बुक्स आपने बदल दिए, इंटरनेट होगा, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगा, लेकिन इसके बावजूद हर कोई बच्चा जाके इंटरनेट में जाके खोज खबर वो नहीं करेगा, कुछ चीज़ें वो उसको नहीं मालूम होगा, तो वो उसको नहीं समझ में आएगा कि ये एक जो है मिली जुली तहजीब, एक कॉम्पोजिट कल्चर जो हमारा रहा है, वो चाहते हैं वो नहीं रहेगा वो इंफॉर्मेशन लोगों के पास। तो वो एक रिलीजियस मेजॉरिटी का इम्प्रिंट हर चीज़ में हो, माइनॉरिटी पॉपुलेशंस जो है मेजॉरिटी के चैरिटी पे रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज के साथ नहीं। इसीलिए आपने देखा नया पार्लियामेंट बना जिसमें एक राजा महाराजा की तरह जो उसका राज्य अभिषेक हुआ। उद्घाटन ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ साधु खड़े ने कई बहुत से साधु साउथ से वो लेके आए थे, कोई राजदंड भी लेके आए थे सेंगोल कह के। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि
आप एक जदीद तारीख बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हिंदुस्तान की माइनॉरिटीज़ का ज़्यादा हिस्सा नहीं रहेगा। इसीलिए आप चीज़ों को हटा रहे हैं। आपको लग रहा है कि इससे एक ऐसा जनरेशन तैयार करना आसान हो जाएगा जो आप ही के नक्शे कदम पे चलेगा। आपने जो हुक्म दे दिया वो उसके सराखों पे होगा। और मैंने कहा पहले कि ये मुमकिन है कि जो दिमाग तकलीद में फंसा हो, जिसको डॉगमेटिक एक बिलीफ्स उसको दे दिया गया है, उसमें कोई नया इन्वेस्टिगेशन, कोई मतलब एक जो है वो तहकीक, हाँ, वो कभी नहीं पैदा होगी उसके दिमाग में। और ये आने वाले जनरेशन्स के लिए आप दरअसल एक बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं कि उसको उस चीज़ों से आप हटा रहे हैं जो उसको विरासत में मिली है, एक कल्चर, वो उसको आप वहाँ से उसको हटा रहे हैं उस पेज से। और आगे चल के बहुत से बच्चों के रास्ते भी आप बंद कर रहे हैं कि अगर फॉरेन में आके अब हम लोग जैसे आए, अपनी किस्मत संवारने के लिए आए ना, क्योंकि हमें हिंदुस्तान में एक अच्छा एजुकेशन मिला हुआ था कि हम यहाँ आके कम्पीट कर सके। अब 20 साल बाद जो बच्चा ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ेगा, उसको नहीं मालूम होगा, वो सब ये चीज़ें इस पर एतबार करेगा कि पास्ट में जो है आप हवाई जहाज उड़ाते थे, आप जो है इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल आपने किया था क्योंकि हमारे, हाँ, कि आपके स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये माइथोलॉजी ही हिस्ट्री है। तो इंटरनेशनल स्टेज पे हिंदुस्तानी बच्चे कम्पीट नहीं कर पाएंगे। जब कम्पीट नहीं कर पाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा। नहीं, वो हिंदुत्व ਦੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ नहीं होगी। बिल्कुल। तो फिर आप समझने लगेंगे कि पूरी दुनिया जो है मेरी दुश्मन है, हिंदुस्तान का दुश्मन है, और जो है हमें पीछे ढकेलने के लिए सारी साजिशें रची जा रही हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन होगा। जब फ्रस्ट्रेशन होगा, आप दुनिया के साथ आप कुछ कर नहीं सकते, फिर आप अपने लोगों पे वो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, जो अभी हो रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो रही है। हिंदुस्तान अब सबसे ज़्यादा पॉपुलस मुल्क है दुनिया का। चाइना को हमने पीछे धकेल दिया है पॉपुलेशन में, उसकी रेस में। लेकिन उस रेस पे तो हम आगे चल गए हैं, लेकिन बाकी पैरामीटर्स में तो हम पीछे रह गए। तो हमारी इतनी ज़्यादा तादाद है कि अब जो है एक दूसरे के खिलाफ हम हो ना जाएं कहीं। तो इसीलिए कॉम्पोजिट कल्चर का समझना ये बड़ा ज़रूरी होता है किसी बच्चे के लिए, कि बचपन से वो पले बढ़े इस ऐसे माहौल में जी, जब उसको लगे कि ये सारे मेरे लोग हैं, ये मेरी अपनी तारीख है, ये मेरा कल्चर है, तभी तो हिंदुस्तान है। वो नहीं होगा तो हम शायद खाना जंगी की तरफ आगे चले जाएंगे, और यही मेरा खौफ है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਕਿਆਨੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹਕੀਕਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। जी बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया थैन साहब।